नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अमन में। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैथ के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे वो धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करवाऊंगा। तो उसमें से एक हमारा आज का टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणियाँ। इसमें अनुक्रम कुछ कोई भी संख्या हमारी श्रेणी के रूप में, मतलब श्रेणी क्या हो, कोई भी लंबी संख्या हो दे रखी हो हमारे पास, उसका चाहे बढ़ते हुए क्रम में दे रखी हो चाहे घटते हुए क्रम में दे रखी हो, मतलब चाहे वो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, घटते हुए क्रम में दे रखी हो या बढ़ते हुए क्रम में दे रखी हो हमारे पास। तो हमारे पास से तीन प्रकार की हमारे पास श्रेणी है। समांतर श्रेणी है हमारे पास से एपी जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी हमारे पास क्या होता है, देखो आप, सम और अंतर, मतलब जिसमें समान अंतर हमारे पास, समान अंतर की श्रेणी हमारे पास हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, हम उसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, इससे पहले हम समांतर श्रेणी लेके चलते हैं। तो देखिए, तो हमारी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारी कैसी है, तो अगर कोई भी क्रमागत संख्या हमारे पास दे दी जाए, उसके आगे या घटते हैं या फिर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी दे दी, 2, 4, 6, 8, 10, आगे चलती जाएगी जहां तक ये खत्म होगी। तो देखिए, हमारा प्रथम पद ये हो गया 2, तो ए हमारा प्रथम पद कोई भी हमारे पास हो गया ए। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो सार्वअंतर होता है, इसके इसके बीच में जो, देखो सम लिख रखा तो समान ही होगा। अगर आपको ये समान दिख जाए तो वहां पर ही आप देख सकते हो कि समांतर श्रेणी हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए, इनमें कितना गैप है, 4 और 2 में 2 का है, 6 और 4 में 2 का है, 8 और 6 में 2 का है। तो इसको कहते हैं हम डी, डिफरेंस कहते हैं, और उसे हिंदी में कहते हैं सार व अंतर, हम इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। तो पहला पद तो हमारे पास ए है, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम लिख देंगे a प्लस डी, मतलब पहला पद आ गया प्लस उसमें डी ऐड कर देंगे। तो देखो, 2 हमारा पहला पद है प्लस 2 हमारा डिफरेंस है, मतलब सार्वंतर है। तो 2 2 हो गया हमारे पास 4। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे। जैसे तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d हमारे पास हो गया है। ये हमारा नहीं, a प्लस 2d आ जाएगा हमारे पास। अगला पद निकालेंगे, चौथा पद, तो a प्लस 3d आ जाएगा। जैसे ये देखो, हम पद को हम लिखते हैं t और इधर n, मतलब n की जगह हम कोई भी लिख सकते हैं। अगर हमें t पहला पद निकालना हो तो हम, ये a के बराबर होता है, क्योंकि a को पहला पद कहते हैं। जैसे t2 निकालना हो तो इसे a प्लस d कहते हैं हम, सीधा। जितना भी पद निकालना हो उतना ही इधर एक कम होगा। जैसे हम इसे डायरेक्ट सूत्र बन सकता है, इसे कोई भी पद निकाल, अंतिम पद या फिर कोई भी पद निकालने का सूत्र डायरेक्ट हो सकता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1d। मतलब देखो, इधर था, हम निकाल रहे थे, तीसरा पद निकाल रहे थे, तो अगर a प्लस 2d आ गया, तो मतलब तीसरा पद निकाल लिए थे तो इधर 2 आया, और दूसरा पद निकाल रहे थे तो इधर d आया, मतलब 1d आया। तो सीधा है n माइनस 1 कर देंगे। n क्या है, n जो हमारे पास दिया, कौन सा पद निकालना है, वो n का मान हमारे पास आ गया। तो किसी भी पद की पद ज्ञात करना हो, कोई भी पद हमें, ये समांतर श्रेणी दे दी, हम इसमें हमको दे दिया कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो n की जगह हम लिख देंगे 30। प्रथम पद हमारे पास दे दिया जाए, 2 हो गया, 2 हमारे पास हो गया, और ये होगा 30 माइनस 1 हमारे पास हो गया, मतलब 29 हो गया, 29 हमारे पास हो गया। डिफरेंस हमारा है 2, 2 हो गया, 29 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 58 हो गया। 58, 58 प्लस 2, 60 हमारे पास ये आ गया, हमारा 30वां पद 60 आ गया। तो देखिए, इसी प्रकार से आगे बताएंगे, जैसे इनका योग कैसे होगा, समांतर श्रेणी जितने भी हो, कितने पद हों, उनका योग हम कैसे करेंगे, कैसे छोटे तरीके से हम कैसे उनका योग करेंगे, देखते रहिए। तो अब हम देखेंगे कि जो भी समांतर श्रेणी हमारे पास दी गई हो, जितनी भी लंबी दी गई हो, मतलब हमें हमें कोई भी समांतर श्रेणी दे दी, जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब उनका डी समान होना, डिफरेंस समान होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी ही होगी। आप ऐसे लिख सकते हो, -1, -3, -5, इस तरह आगे चलती जाएगी, तो ऐसे हमारे पास हो गई। तो इनका हम योग करें, जितने भी हमारे पास दे दिए, 30 पद दे दिए, इस
समांतर श्रेणी के 30 पद हम आगे तक हमारे दे दी। 30 पद हमने निकाले थे, 30वां पद हमारे पास 60 था। तो हम इनका योग कैसे करेंगे, योग का सूत्र हमारे पास कैसा होगा, तो हमें 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र एस से हम लिखेंगे, एस का मतलब सम, योग। एन हमारे पास कोई भी संख्या हो हमारे पास, ये हो गया एन, जितनी हमारे पास संख्या है उसका आधा प्लस 2 इंटू ए क्या होता है, प्रथम पद जो हमारे पास है, प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास ये आ गया। तो देखो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये सूत्र हमारे पास हो गया। तो पहले हमने देखा था कि टी एन का सूत्र भी हमारे पास क्या था, a प्लस n-1 डी हमारे पास था। तो इधर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए भी लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास ये सूत्र फिर से वही बन गया, कौन सा, ये बन गया। तो टी एन भी लिख सकते हैं, इसे एल भी लिख सकते हैं। तो एस एन अपॉन 2 ए ना ए बचा, तो ए प्लस एल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट सूत्र। बाकी आप टी एन भी लिख सकते हो इधर। ये हमारे पास ये सूत्र आ गया सम का, किसी भी हम समांतर श्रेणी का अगर योग करते हैं तो ये हमारे पास उसका सूत्र आ गया। अब एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, एनवा पद ज्ञात करने के लिए, एनवा पद ज्ञात करने के एस एन है हमारे पास, मतलब सभी पदों का योग, उसमें से एक पद का योग कम कर देंगे, एस n-1 इन पदों का। जैसे हमारे पास वो डिफरेंस वाली बात हो गई, एनवा पद ज्ञात करने के लिए एस एन मतलब n पदों का योग, उसमें से घटा देंगे n-1 पदों का योग हम घटा देंगे, तो हमारे पास एनवा पद आ जाएगा हमारे पास। और डिफरेंस मतलब सार्वअंतर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी a2 मतलब दूसरा पद माइनस a1, ये हमारे पास आ गया। लगातार हम करते जाएंगे, जैसे a3 माइनस a2 आ गया, ये हमारे पास d का मान हम निकाल सकते हैं, इनके डिफरेंस सार्वअंतर हम निकाल सकते हैं इनके। तो हम अगर किसी हम समांतर श्रेणी नहीं दे रखी हो तो हमें वैसे बनानी हो समांतर श्रेणी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला पद तो a हो गया हमारे पास, तो a प्लस डी लिख देंगे हमें। ये आगे अगला a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे हमारे पास आगे चलता जाएगा। ये क्यों है, क्योंकि पहला पद तो हमारे पास a दे रखा है, अगर उसमें हम डिफरेंस मतलब सार्वअंतर ऐड करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, अगर उसमें 2 बार करेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। इसी तरह से चलता गया तो हमारी पूरी समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी बनके। हमें योग का सूत्र बता दिया और आपको बता दिया एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र बता दिया हमें आपको। अब कुछ ट्रिक हैं वो बताऊंगा, एक दो जो ट्रिक हैं, बाद में हम चलेंगे गुणोत्तर श्रेणी पे। तो ये हमारे पास है कि अगर आपको दे दिया जाए, सीधा डायरेक्ट आप क्वेश्चन में कर सकते हो, पीवा पद क्यों दे दिया जाए, पीवा पद मतलब पी हमारे पास दे दिया जाए, क्यों दे दिया जाए, और क्यों पद पी दे दिया जाए, टी क्यों दे दिया जाए, हमारे पास पी दे दिया जाए। तो आर पद हमारे पास डायरेक्ट आप लिख सकते हो, पी प्लस क्यू माइनस आर, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आप निकालोगे इनके सूत्र लगा के तो भी वही आएगा, और आप डायरेक्ट लिखोगे तो भी वही आएगा। और p प्लस क्यू पद हमारे पास निकालने के लिए दे दिया जाए तो वो आएगा हमारे पास 0 आएगा। अगला है हमारा गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास दे रखा है, तो वो थी समांतर श्रेणी, ये है गुणोत्तर श्रेणी। इस नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि उसमें था सम अंतर, मतलब समान अंतर के हिसाब से चलेंगे। ये है गुणोत्तर मतलब ये गुणा के हिसाब से चलेंगे। वहां पर हम करते थे a प्लस डी, मतलब प्रथम पद को डिफरेंस से सार्वअंतर में ऐड करते थे, तब हमारे पास दूसरा पद a2 पद हमारे पास आता था। इसमें क्या है कि गुणा करना पड़ेगा, इसको सार्वअंतर कहते हैं, उसको कहते थे हम ना, इसको कहते हैं सार्व अनुपात हम कहते हैं। इसको हम लिखते हैं आर से मतलब रेशियो हो गया हमारे पास, तब इसे आर से लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे ए आर, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे ए आर, मतलब a2 ए आर हो गया। प्रथम पद हमारे पास a तो है ही, a2 ज्ञात करेंगे तो a इंटू आर हमारे पास आ जाएगा। a3 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए आर की स्क्वायर। इसी तरीके से a4 ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा ए आर की घात 13।
ये हमारे पास आगे चलता जाएगा। उसी प्रकार से था जैसे समांतर श्रेणी थी, फर्क इतना है कि उधर जोड़ होता था a प्लस डी होता था, इधर a इंटू आर होगा, इधर 2 आ जाता था तीसरा पद निकालने के लिए, इधर स्क्वायर में आ जाएगा। फर्क बस इतना है, बाकी कोई फर्क नहीं ज्यादा। और इसमें एक है शर्त है कि इसमें पहला पद जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए कि बाद में हम अगर करेंगे जैसे a2 निकालेंगे तो उसमें a से तो गुणा होगा ना, तो a से गुणा, जीरो से कोई भी संख्या गुणा होगी तो वो जीरो आएगी, फिर वो समान गुणोत्तर श्रेणी बनेगी नहीं, वो जीरो ही हो जाएगी सारी। इसलिए इसमें एक शर्त है हमारे पास, a का मान मतलब प्रथम पद कभी भी जीरो हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए, तभी गुणोत्तर श्रेणी हमारी आगे बढ़ पाएगी। जैसे बाकी कोई हो, चाहे -1 हो या फिर कुछ भी हो, जीरो नहीं होनी चाहिए बाकी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट कर दीजिए जो पार्ट आपको नहीं समझ में आए तो। अब हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के पद ज्ञात करना। जैसे हमने उसमें देखा था कि T1 ना Tn मतलब कोई दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे, 50वां पद निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास उत्तर क्या दिया गया है। उसमें था हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू b हमारे पास था। सेम टू सेम वही है इसमें। देखो T1 a r हमारे पास क्या है, सार्वय अनुपात है, रेशियो हमारे पास है, तो ये आ जाएगा n-1। फर्क बस इतना है, इधर an-1d था, इधर ये पावर में आ गया, तो वो मैंने आपको बता भी दिया था। अगर हम कोई भी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो देखो a/r मतलब ये पद याद करेंगे, फिर r से गुणा होता जाएगा तो एक r कट जाएगा, फिर बचेगा a, प्रथम पद जिसे हम कहते हैं a को, फिर आ जाएगा ar, फिर आ जाएगा ar स्क्वायर, फिर आ जाएगा ar क्यूब, इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा। अब उसमें देखा था हमने कि योग, ये समांतर श्रेणी जितनी भी है इन पदों का योग, जैसे हमारे पास दे दिए 33 पद दे दिए हमारे पास, तो इन जितने भी हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के जो पद आ गए उन पदों का योग का सूत्र हमारे पास क्या होगा, तो Sn मतलब इन सभी का सम क्या होगा हमारे पास, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ये तभी संभव है जब r का मान 1 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो r का मान 1 से बड़ा होगा तभी होगा, जैसे ही हमारे पास 1 हो गया तो ये 1 - 1 0 आ जाएगा, तभी कुछ नहीं हमारे पास आएगा। तो ये तभी सूत्र संभव है जब r का मान हमारे पास 1 से बड़ा हो, हमारे पास ये आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि अनंत पदों तक क्या होगा, ये अनंत पद तक चला जाए हमारे पास श्रेणी, मतलब पद खत्म ही नहीं हो, चलते जाएं, उसका सूत्र हमारे पास सीधा डायरेक्ट है s अनंत a/1 - r, हमारे पास इसका सूत्र आ गया। इसमें r ये हो सकता है मतलब छोटा हो सकता है 1 से, और ये हमारे पास आ गया s अनंत का भी सूत्र हमारे पास आ गया, s पदों का भी हमारे पास, n पदों का भी योग का सूत्र हमने बता दिया, और अंतिम पद या पद ज्ञात करने का सूत्र भी हमने बता दिया आपको गुणोत्तर श्रेणी का। तो आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के रूप में हम देखते हैं कैसे कि गुणोत्तर श्रेणी, कोई हमारे पास 3 पद दे दिए जाए उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, b स्क्वायर इंटू ac, a b c हमारे पास 3 पद दे दिए, तो इनको निकाल सकते हैं b स्क्वायर इंटू इक्वल टू a गुणा हमारे पास c दे, ये हमारे पास आ गया गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है हरात्मक श्रेणी हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आज आपको करवा देंगे क्लियर, देखिए वीडियो में बने रहिए। अगला हमारा हरात्मक श्रेणी, वो क्या होता है आपको डायरेक्ट बता दूं, समांतर श्रेणी की उल्टी होती है। मतलब हरात्मक श्रेणी हमारे पास अवेलेबल है, हरात्मक श्रेणी ये हमारे पास है। तो इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणी में तो क्या था, a1 a2 a3 a4 ऐसे चलता जाएगा। इसमें क्या है, a1 ये तो हमारे पास a आ गया, a2 1/a ऐसे चलता जाएगा। बस फर्क इतना है, उसमें ऐसे था समांतर श्रेणी में, इसमें ऐसे आ जाएगा हरात्मक, मतलब हर में लगते जाएंगे, सारे पद जुड़ते जाएंगे, एक के बटे में हमारे पास ऐसे आते जाएंगे लगातार।
श्रेणी। तो अब हम देखते हैं इसके योग के सूत्र देखते हैं, पद ज्ञात करने के सूत्र देखते हैं, वो देखिए आगे चल के देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि पहले बताया था कि समांतर श्रेणी की उल्टी होती है हरात्मक श्रेणी, तो उनके योग के सूत्र थे वो इसमें अप्लाई हो जाएंगे, बस फर्क इतना हो जाएगा एक बटे में आ जाएगा जो हरात्मक श्रेणी थी हमारी। अब क्या है कि जैसे इसका गुणोत्तर श्रेणी में क्या था कि पहला पद जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या है कि कोई भी पद इसका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला पद हमारे पास जीरो आ गया, एक बटे कोई भी आ गया, जैसे देखो हमारे पास ए तो है, ये कोई अगला पद जीरो कैसे आएगा, तो ए बटे में लगेगा, ये जीरो आएगा तो अनंत आ जाएगा, आगे श्रेणी बनेगी नहीं, फिर किस प्रकार की श्रेणी होगी वो हमारी, वो है बात है हमारी। और हमारे पास ए बी सी का हमारे पास हरात्मक श्रेणी क्या होगी, तो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन में a प्लस सी हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास हरात्मक श्रेणी इसकी बन गई। तो अब हम देखेंगे माध्य, देखेंगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य के रूप में हम उनके सूत्र देखेंगे कैसे निकाले जाते हैं वो देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले है हमारा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है कि देखिए हमारे पास कोई भी तीन पद की श्रेणी है ए बी सी, तो इसके जो बीच वाला पद होता है वो हमारा समांतर माध्य होता है। ए और सी मिलता है। तो अब हम देखेंगे जैसे कि मान लो कोई भी समांतर श्रेणी हमारी ए से स्टार्ट होती है, A1 A2 A3 A4 ऐसे चलती गई AN और लास्ट में B। तो इनका हमारे पास समांतर माध्य क्या होगा, इनका समांतर माध्य A और B का समांतर माध्य हमारे पास ये होगा जो हमें दे रखा है, ये होगा। तो A1 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस डी लिखेंगे, प्रथम पद ये तो हो ही गया, A प्लस डी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, A2 को A प्लस 2D लिखेंगे। ये आगे चलता जाएगा, n पदों तक हमारे पास चलता जाएगा, लास्ट में अंतिम पद हमारा b दे रखा है। अब आए है, अब अगला टॉपिक हमारा माध्य। माध्य में हम तीन प्रकार से देखेंगे, माध्य है हमारा टॉपिक। पहला तो हमारा समांतर माध्य देखेंगे हम, समांतर माध्य, फिर देखेंगे हम गुणोत्तर माध्य, बाद में देखेंगे हरात्मक माध्य। तो पहले हम देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, जैसे तीन हमारे पास श्रेणी दे रखी ए बी सी, तो इन ए और सी का हरात्मक माध्य ना समांतर माध्य बी होगा, ए और सी का हरात्मक ना समांतर माध्य हमारे पास बी होगा। तो देखिए हम समझाते हैं आपको, जैसे A1 A2 A3 ऐसे चलता गया AN पदों तक, लास्ट में आ गया B। अब A और B का हमारे पास समांतर माध्य क्या है, ये है A1 A2 A3 AN तक, ये हमारे पास इसका समांतर माध्य हमारे पास उपलब्ध है। तो अब हम इसका D सारवंतर हम देखेंगे, तो हमारे पास सारवंतर इसका क्या आ जाएगा, B माइनस ए अपॉन में n+1 हमारे पास इसका आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। तो ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का है कि A और B का समांतर माध्य B होगा हमारे पास। तो ये समांतर माध्य आ गया। अगला है हमारा गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य में क्या है कि जैसे A B और C हमारे पास तीन श्रेणी है, तो A और C का हमारे पास माध्य क्या होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमारे पास होगा। तो B इज इक्वल टू AC हमारे पास इसका माध्य आ जाएगा। B का माध्य हमारे पास आ जाएगा √AC, और वैसे करेंगे तो हम B स्क्वायर इज इक्वल टू AC कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसको। तो अब देखेंगे हम वैसे ही गुणोत्तर माध्य में G है, तो अब देखो A प्रथम पद हो गया, ये हो गया G1 G2 G2 G3 ऐसे Gn तक चलता गया, लास्ट में आएगा B, अंतिम पद हमारा B आ गया। तो देखिए हमारा कैसे G1 क्या होगा हमारे पास AR, ये हो गया AR स्क्वायर, ये आ गया AR क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में ARN, ये हमारे पास आ जाएगा, अंतिम पद हमारे पास B है। तो A और B का हमारा
क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका माध्य आ गया, गुणोत्तर माध्य हमारे पास आ गया। तो अब क्या है कि इसमें आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी अपॉन ए 1/n+1 हमारे पास आर का मान आएगा। जो सार्व अंतर है ना, सार्व अनुपात है, उसका मान हमारे पास ये आ जाएगा, ये गुणोत्तर माध्य हो गया। अब हमारा हरात्मक माध्य, उससे पहले हम आपको इसे बता देते हैं। तो अब मैंने बताना भूल गया, समांतर माध्य में क्या होता है कि जो n पदों का माध्य होता है वो एकल पदों के माध्य के बराबर होता है। और इसमें ये देखो r है, r1 से n तक है, और ये होता है n एकल माध्य के बराबर होता है। और गुणोत्तर माध्य में भी हमारे पास ये होता है, ये एकल n पदों का एकल पदों तक बराबर होता है। देखो जी आर हमारे पास हो गया, ये n r से r का मान 1 से लेके n तक हो सकता है, ये सिंगल के बराबर होता है। अब हमारा अगला है हरात्मक माध्य। तो अगला है हमारा हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ए बी और सी में बी का हरात्मक माध्य हमारे पास क्या होगा, बी बराबर 2ac अपॉन में a+c हमारे पास इसका माध्य है। मतलब इन दोनों का गुणा, उसके गुणे में 2 और बटे में a और c का योग हमारे पास, ये b का हरात्मक माध्य आ गया। हमारे 3 का ही, जैसे हमारे पास 3 कोई भी है हरात्मक श्रेणी देती तो उसका माध्य हम इस प्रकार से इस सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अनुक्रम तथा श्रेणियां का टॉपिक कंप्लीट होता है। समांतर श्रेणी कंप्लीट करवा दी हमने, और गुणोत्तर करवा दी, और हरात्मक करवा दी, और माध्य इनके कंप्लीट करवा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिन्हें ये टॉपिक नहीं आता हो। जय हिंद, जय भारत।